हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में एकदम से बन गया था। बिल्कुल नहीं, ये लगभग 200 सालों की कहानी है। ब्रिटिश रूल के टाइम के एक्ट्स, रिफॉर्म्स और कॉम्प्रोमाइजेस की कहानी। आज हम चलते हैं एक सफर पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 की इंडिपेंडेंस एक्ट तक और देखते हैं कैसे मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन देखी गई। कहानी शुरू होती है 1773 में। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही थी, ये एक रूलर बन गई थी। लेकिन करप्शन और मिसमैनेजमेंट इतना बढ़ गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंटरवीन करना पड़ा। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने वारन हेस्टिंग्स को बनाया पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहली बार कंपनी को एक पॉलिटिकल अथॉरिटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। इसी एक्ट ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भी एस्टैब्लिश किया और सर एलिजा इम्बे बने पहले चीफ जस्टिस। लेकिन लंदन कुछ नहीं था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, मतलब अब इंडियन अफेयर्स डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गए। गवर्नर जनरल अपनी मार्सी से वार या ट्रीटी नहीं कर सकता था। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक साथ गवर्नर जनरल और कमांड इन चीफ बना दिया गया, मतलब पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर दोनों एक हाथ में। एक तरह से पहला पावरफुल वाइसरॉय जैसा रोल शुरू हो गया। चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853 एक एक करके कंपनी रूल को रिन्यू करते रहे। 1830 एक्ट ने कंपनी का ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया। 1833 एक्ट ने बेंटिंग को बनाया पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और सारी पावर एक जगह सेंट्रलाइज कर दी। 1853 एक्ट में इंट्रोड्यूस किया कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विसेज एग्जाम। यहीं से शुरू होती है मॉडर्न इंडियन ब्यूरोक्रेसी की कहानी। 1857 की रिवॉल्ट के बाद एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कंपनी रूल खत्म कर दिया। अब पावर ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। लंदन में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंटेड हुआ और गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय कहलाने लगा। अब धीरे धीरे इंडियंस को भी गवर्नेंस में एक छोटी सी जगह दी गई। 1869 एक्ट ने लॉ मेकिंग काउंसिल में इंडियंस को इंक्लूड किया। 1892 एक्ट ने बजट डिस्कस करने का राइट दिया और 1909 एक्ट, जिसे मोरली मिंडो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, में इंट्रोड्यूस किया सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। ये एक ऐसी चीज थी जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को डिवाइड कर दिया कम्युनल लाइंस पर। 1917 में ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया कि इंडिया को धीरे धीरे सेल्फ रूल मिलेगा और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मुंडागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने प्रोविंसेस में हायरार्की इंट्रोड्यूस की। मतलब कुछ सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन और हेल्थ इंडियंस के पास गए, लेकिन फाइनेंस और पुलिस जैसे इंपॉर्टेंट मैटर्स ब्रिटिश के कंट्रोल में ही रहे। 1935 का एक्ट सबसे बड़ा रिफॉर्म था। इसने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी, एक फेडरल स्ट्रक्चर पर्पस किया और वोटिंग राइट्स एक्सटेंड करके लगभग 10% इंडियंस को फ्रेंचाइज दिया। इसी एक्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट भी एस्टैब्लिश किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक्ट बन गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम 1942 में क्रिप्स मिशन ने डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया, लेकिन इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्लान था, जहां इंडिया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा। और फाइनली 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट माउंटबैटन प्लान के बेसिस पर ने इंडिया और पाकिस्तान को दो डोमिनियन बन दिया। ब्रिटिश क्राउन का रोल खत्म हो गया। तो दोस्तों, 1773 से 1947 तक का सफर सिर्फ लॉस का कलेक्शन नहीं था, ये एक प्रोसेस था जिसमें रिटर्न लॉ, फेडरलिज्म, सिविल सर्विसेज, लेजिस्लेचर्स और इलेक्शंस जैसे कॉन्सेप्ट इंडिया में रोड जमाने लगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बनी, ये एक लंबे स्ट्रगल और ग्रेजुअल इवोल्यूशन का रिजल्ट है।